राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी पर छिड़े संग्राम की गूंज सोमवार को भी सुनाई दी। परीक्षा में हुई कथित धांधली के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर हजारों छात्र अड़े हुए हैं। धांधली के खिलाफ आज जन अधिकार छात्र संगठन ने राजभवन मार्च किया। गांधी मैदान से सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने एसएससी की सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सड़क पर आंदोलन छेड़ा। छात्रों की तादाद को देखते हुए एहतियातन पुलिस ने गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर पर छात्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आक्रोशित छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में छात्रों ने अपनी मांगों को प्रशासन को सौंपा, जिसे राज्यपाल तक पहुंचाने का आश्वासन प्रशासन ने छात्रों को दिया। छात्रों की मांग और नाराजगी को समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। खिलाफ जन अधिकार मोर्चा के संगठन चलते हैं, वो राजभवन मार्च करने के लिए और गांधी मैदान से निकलते हुए जेपी गोलंबर पहुंचे हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बल है जो यहाँ पर कार्यकर्ता के छात्रों को रोका है और यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। क्या मांगे हैं हम लोग एसएससी में जो बड़े पैमाने पे बिहार एसएससी और सेंट्रल लेवल का जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है, दोनों में आज से नहीं बरसों से बड़े पैमाने पे धांधली की जाती रही है। जब सरकार ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की है, लिखित रूप से और केंद्र सरकार के तरफ से ऐसा कोई अनुशंसा लिखित तौर पे अभी तक छात्रों को नहीं दिया गया है। अगर सीबीआई जांच की मांग को पूरा किया जाता है तो हम लोग इस आंदोलन को तत्काल स्थगित करेंगे, लेकिन हम तमाम छात्र नौजवान चुप नहीं बैठेंगे। छात्रों की जो है वो मांग सुनी है, सरकार ने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है, जिसके कारण राजभवन मार्च करके है, यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका है। छात्रों का कहना है कि अगर सीबीआई जांच की कार्रवाई शुरू हो जाती है तो ही जाकर के यह आंदोलन शांत हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ रवि एस नारायण। दरअसल एसएससी पेपर लीक कांड में सरकार सीबीआई जांच को तैयार है, लेकिन दिल्ली में धरना दे रहे छात्रों में इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एसएससी पेपर लीक कांड पर छिड़े संग्राम की गूंज रविवार को सरकार तक पहुंच गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी धरना दे रहे कुछ छात्रों के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मिले। मुलाकात के बाद तिवारी ने बताया कि सरकार सीबीआई जांच कराएगी। ये सरकार बिल्कुल करप्शन के खिलाफ है, इसलिए जब इतने बच्चे पीड़ा में यहाँ बैठे हैं तो इस पर सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। हमने इसको ऑलरेडी क्राइम ब्रांच में भेज रखा है, परंतु जब उन्होंने कहा कि आप सीबीआई में करवाएं, हमने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम इस मैटर को सीबीआई को रेफर कर देंगे। इस दौरान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने छात्रों के धरने पर ही सवाल उठा दिए। इनमें से कोई कोर्ट क्यों नहीं गया? किसी ने सीबीआई को लिख के क्यों नहीं दिया आज तक? यहाँ पे बैठना एक प्रक्रिया है, लेकिन वो प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कानून, जब देश में सरकार आपकी होती है तो कानून की प्रक्रिया और कानून को मानकर ही काम होता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले ही सीबीआई जांच की मांग की थी। रविवार को समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी छात्रों को समर्थन दिया और दिल्ली पहुंचे। धीरे धीरे मसला अब सियासी रंग में रंगने लगा है, क्योंकि दिल्ली की आग से निकली चिंगारी को पटना में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने हवा दे दी और छात्रों के साथ रविवार को रेल रोको आंदोलन कर दिया। इस सरकार के खिलाफ, इन नेताओं के खिलाफ जब तक छात्र और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जान लीजिए एसएससी पेपर लीक कांड का पूरा मामला आखिर है क्या, जिस पर संग्राम छिड़ गया है। दरअसल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में पेपर लीक का आरोप छात्रों ने लगाया है। 27 फरवरी से एसएससी ऑफिस के बाहर छात्रों का धरना शुरू हुआ। धरना दे रहे छात्रों ने सरकार से मामले में सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली में छात्रों के धरने का मकसद है कि पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच हो, जबकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साफ कर दिया है कि सरकार सीबीआई जांच को तैयार है,
लेकिन अन्ना हजारे के अचानक समर्थन में पहुंचने पर छात्रों में धरने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में होने वाले उपचुनाव में जहां दोनों महागठबंधनों के साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम के वोट बैंक का टेस्ट होगा, वहीं एनडीए की नजर महागठबंधन के बागी विधायकों पर है, जिनके जरिए वो राज्यसभा की चौथी सीट हासिल करने की कोशिश कर सकता है। जीतन राम मांझी के पाला बदलने के बाद क्या बिहार में होने वाले उपचुनावों के नतीजे भी बदल जाएंगे? क्या जीतन राम मांझी दलितों का वोट महागठबंधन के उम्मीदवारों को दिला पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस उपचुनाव का परिणाम महागठबंधन और एनडीए से ज्यादा जीतन राम मांझी के राजनीतिक भविष्य पर असर डालेगा। अगर मांझी महागठबंधन के वोट प्रतिशत में इजाफा करा पाते हैं तो महागठबंधन में उनकी अहमियत बढ़ जाएगी, वरना वो वहाँ भी उसी तरह हाशिए पर जा सकते हैं जैसे कि एनडीए में थे। हालांकि बीजेपी उनके साथ छोड़कर जाने से बेफिक्र है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है, स्वीकार्यता है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता है, जनता उसी के साथ जाएगी और राजद और कांग्रेस बुरी तरीके से इस चुनाव में पराजित हो। अब इसे आरजेडी का मुगालता कहिए या ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन आरजेडी को लगता है कि नीतीश के महागठबंधन से जाने के बाद भी बिहार की जनता उनके साथ है, उन्हें तीनों सीटों पर जीत दिलाएगी। नेता जो है मिल गए तो मतदाता मिले हैं कि नहीं, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है, इसकी भी माने परख जो है हो जाएगी। दोनों तरफ से विधायक को लेकर ऐसी चर्चा है। हम लोग भी समझ रहे हैं कि एनडीए में शामिल कई नेता महागठबंधन के संपर्क में हैं, ये जानकारी हम लोग को भी है। आपने देखा मांझी जी ने एक कड़ा स्टैंड लिया। महागठबंधन दलों के इस बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ है, जरा उन्हें भी सुनिए। कहाँ कौन जाने वाला है, समय आने दीजिए, समय बताएगा उनको। तो क्या मतलब आरजेडी कांग्रेस के और भी विधायक हैं एनडीए के संपर्क में? देखिए, सब बातें एक साथ नहीं बताई जाती, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगामी 23 मार्च को बिहार की 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने, जिसमें संख्या बल के आधार पर दोनों गठबंधन 3 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों दलों में लड़ाई 4 सीटों को लेकर है। सूत्र यह भी बताते हैं कि बिहार के 6 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए राजद और कांग्रेस के बागियों के सहारे एनडीए अपने 4 उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। हाल ही में 3 राज्यों में बने एनडीए की सरकार के बाद एनडीए की नज़र बिहार के 3 उपचुनाव सीटों पर भी है। एनडीए का मानना है कि अगर यहां पर तीनों सीटों पर काबिज हो जाए तो कांग्रेस और आरजेडी के जो बागी विधायक हैं वो उनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि बिहार के उपचुनाव का परिणाम क्या आता है। कैमरामैन मनोज के साथ नीलकमल, ETV न्यूज, पटना। और इधर करीब 1.5 दशक बाद कांग्रेस बिहार के राज्यसभा में उम्मीदवार भेजने की स्थिति में है, लेकिन कभी पार्टी की कमान थामने वाले नेता ही अब विरोध में हैं और उपचुनाव में पटखनी देने के मिशन में जुटे हैं। मकसद पाला बदलने के बाद अपनी उपयोगिता साबित करने का है। देखना होगा कि रिजल्ट किसे सही साबित करता है। अशोक के तीर के निशाने पर कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस के खिलाफ अशोक चौधरी का मिशन। अशोक ने स्वीकार की सदानंद की चुनौती। कांग्रेस उम्मीदवार को हराना अशोक का लक्ष्य। भभुआ में कांग्रेस उम्मीदवार को हराने में जुटे अशोक। हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर जेडीयू का तीर थामने वाले अशोक चौधरी नए मिशन में जुट गए। उनका मकसद है भभुआ में कांग्रेस उम्मीदवार को हराना। अशोक चौधरी को ये चुनौती सदानंद सिंह ने दी थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। उनका कहना है कि भभुआ में कांग्रेस ने पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है। उपचुनाव में कितना? उपचुनाव में पार्टी तीनों जगह हारेगी। कांग्रेस ने जहां पर टिकट दिया है, एक व्यक्ति विशेष को भभुआ में टिकट दिया है। कोई कार्यकर्ता हो तब ना, पार्टी का कार्यकर्ता हो तो समझ में आता है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता को पार्टी के वहां टिकट दिया गया और जो जेन्युइन कार्यकर्ता था उसको नजरअंदाज किया गया, तो संगठन कहां से उनके पीछे खड़ा रहेगा। अशोक चौधरी अपने साथ किसी एमएलए को जेडीयू में नहीं ले जा सके, लिहाजा वे विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार को हराकर
अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं। वैसे प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे और सभी 3 सीटों पर महागठबंधन की जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस ने टिकट दिया है और ये लड़ाई एक वर्कर्स की है। वर्कर जीतेगा कि वर्कर हारेगा। और मैं समझता हूं कि जो मैंने देख करके आया, तमाम जितने भी लोग हैं, मूल रूप से जितने कांग्रेस समर्थित लोग और इनके अलावा भी एक नया समीकरण, हमें उन तमाम लोगों का वहां समर्थन मिल रहा है। अररिया में गया था, काफी उत्साह है लोगों में, और यही हाल आपके जहानाबाद का। तीनों सीट हम आपको बता रहे हैं, आप मुझसे फिर बांट लीजिएगा, तीनों सीट हम बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन से जीत रहे हैं। हमारी लड़ाई इस बात की है कि जीत का मार्जिन क्या। 3 सीटों का उपचुनाव बिहार के कई नेताओं के लिए लिटमस टेस्ट है, जिनमें कौकब कादरी और अशोक चौधरी। देखना होगा कि मुकाबला किसके पक्ष में जाता है। रुपेश कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। चारा घोटाला में फंसे लालू की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। चारा घोटाला से ही जुड़े दुमका ट्रेजरी मामले में सीबीआई कोर्ट 15 मार्च को लालू यादव को सजा सुना सकती है। सीबीआई के विशेष कोर्ट ने आज इस केस की सुनवाई पूरी कर ली। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, पूर्व सांसद डॉक्टर आर.के. राणा, जगदीश शर्मा सहित 31 आरोपी हैं। दरअसल दुमका ट्रेजरी से अवैध राशि की निकासी दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच हुई थी। इस मामले में सीबीआई ने 11 अप्रैल 1996 को 48 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। 11 मई 2000 को अदालत में पहली चार्जशीट दायर की गई थी। जनवरी 1996 में करीब 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला पहली बार सामने आया था। बिहार के सीएम और वित्त मंत्री लालू प्रसाद पर आरोप था कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए मामले की इंक्वायरी के लिए आई फाइल को 5 जुलाई 1994 से 1 फरवरी 1996 तक अटकाए रखा। फिर 2 फरवरी 1996 को जांच का आदेश दिया। आपको बता दें कि देवघर ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस केस में 6 जनवरी को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं चाईबासा ट्रेजरी मामले में 24 जनवरी 2018 को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसमें आरसी 38 ऑफ 96 जो कि दुमका से संबंधित है, उसमें आज तिथि थी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लालू जी को पेश किया गया और सुनवाई हुई। 15 मार्च 2018 फिक्स किया गया है फॉर जजमेंट। इस केस में बहस चूंकि कंप्लीट हो ही चुका है, इसलिए जजमेंट ही बाकी है, तो 15 मार्च 2018 को जजमेंट इस केस में आएगा। एट प्रेजेंट 31 आरोपी हैं जो कि ट्रायल फेस कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से लालू प्रसाद जी हैं, पॉलिटिशियन में डॉक्टर आर.के. राणा है, जगदीश शर्मा है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा है। बात झारखंड की राजधानी रांची की, जहां लगता है बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े ये सच बयां कर रहे हैं। दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची, जहां सत्ता के मुखिया से लेकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी होते हैं, लेकिन जब वहीं बेटियां महफूज नहीं तो बाकी जगहों का केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। महज 5 दिन के भीतर राजधानी में 3 बेटियों की असमत लूट ली गई। रांची में एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के 3 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग को बेहोश कर सुनसान स्थान पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग की हालत इतनी खराब थी कि पुलिस को उसका बयान लेने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ा। 2 मार्च को पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब बात करते हैं एक और मामले की। राजधानी में रेप के एक और मामले ने सनसनी फैला दी, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। लोअर बाजार इलाके के कांटा टोली में शैम्पू खरीदने गई एक नाबालिग को दुकानदार ने बहला फुसलाकर अपना शिकार बनाया। दुष्कर्म के 1 दिन बाद पीड़िता ने घर वालों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मामला दर्ज हो चुका। दुष्कर्म के दोनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। अब बात करते हैं तीसरे मामले की। राजधानी रांची एक बार फिर शर्मसार हुई। धुरवा थाना इलाके के जगन्नाथपुर तालाब के पास एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है। पहले के दोनों मामलों में भी पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुस्तैदी का दंभ भरने वाली पुलिस होने के बावजूद बेटियां राजधानी में ही सुरक्षित क्यों नहीं हैं? क्या अपराधियों को रांची पुलिस से अब डर नहीं लगता, या फिर अपराधियों की चुस्ती राजधानी की सुस्त पड़ती पुलिस पर भारी पड़ने लगी है? ईटीवी के लिए रांची से भुवन किशोर झा के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट।